लास्ट क्लास में हम कौन सी रिएक्शन पे थे? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल मतलब एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन। वाटर के एडिशन के तीन मेथड होते हैं बेटा। वाटर के एडिशन के तीन मेथड होते हैं। मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं। H3O+, इसमें टर्शरी एल्कोहल बनेगा। मर्क्यूरिक एसीटेट की प्रेजेंस में वाटर डाल दो और फिर NaBH4 ऐड कर दो, तो मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन एक केस और बताया था आपको। B2H6THF H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम। इससे एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट मिलेगा 1 ऑल। एंटी मार्कोनिकॉव। ठीक है, ये तीन रिएक्शन है। अब इनको एक एक करके लिख लें जल्दी जल्दी। पहला है हाइड्रेशन इन एसिड मीडियम। हाइड्रेशन इन एसिड मीडियम मैकेनिज्म लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूं। डबल डबल टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। मैकेनिज्म लिख ली थी। देख लो, मैं लिख देता हूं एक बार। पहले आप क्या करेंगे, H+ की प्रेजेंस में पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और पाई बॉन्ड तोड़ने पे बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। आपको ये सोचना है कि क्या ये और स्टेबल हो सकता है, तो आंसर है यस। कैसे? 1,2 हाइड्राइड ट्रांसफर से। तो ये सेकेंडरी किस में बदल जाएगा? टर्शरी में। फिर वाटर रिएक्ट करेगा इस कार्बन से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी एल्कोहल में। H+ आयन रिप्रोड्यूस हो जाएगा। तो रीअरेंजमेंट कब होगी? जब आप एसिड मीडियम में वाटर ऐड करोगे। और ये दो केस आप दिमाग में बिठा लें। इस रिएक्शन का नाम आपने लिखा होगा, क्या लिखा था? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती और मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनता है। मतलब नेगेटिव पार्ट ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनता है। तो ये है एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन। नेक्स्ट लिखो, एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ X2। जैसे आपके पास प्रोपीन है, प्रोपीन में आप हेलोजन ऐड कर दें, ब्रोमीन। कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट हो या कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट हो, तो दोनों कार्बन पे Br दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्वेंट वाटर है, तो प्राइमरी कार्बन पे आपको दिखेगा Br, सेकेंडरी कार्बन पे OH। अगर सॉल्वेंट एल्कोहल है, तो प्राइमरी कार्बन पे दिखेगा Br, सेकेंडरी पे OCH3।
ठीक है। और इसी एल्कीन में अगर आप Br2 ऐड कर रहे हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaCl और KCl, तो Pr प्राइमरी पे दिखेगा, Cl सेकेंडरी पे आएगा। अगर आप ICl ऐड कर रहे हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो I आपको प्राइमरी पे दिखेगा, Cl सेकेंडरी पे। सॉरी, नॉट वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड। तो आप देखें दोनों कार्बन पे हेलोजन कब आ रहा है, दोनों प्राइमरी सेकेंडरी पे हेलोजन तब आ रहा है जब सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 हो। इन सॉल्वेंट को क्या कहते हैं हम? पॉइंट नंबर 1, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड आर नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट। नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट, ये केवल सॉल्वेंट है, न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करते। लेकिन वाटर और अल्कोहल क्या है? वाटर और अल्कोहल कैसे सॉल्वेंट है? न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट। इसलिए दूसरे कार्बन पे OH दिख रहा है और OCH3 दिख रहा है। तीसरा पॉइंट है, Br+ इज द इलेक्ट्रोफाइल। फोर्थ एग्जाम्पल है, फोर्थ पॉइंट है, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, नो रीअरेंजमेंट। जहां कार्बोकैटायन नहीं बनता वहां पे रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी। पॉइंट नंबर 5 है, एंटी एडिशन रिएक्शन। ये एंटी एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, एंटी एडिशन रिएक्शन, तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप ही काम का है। मैकेनिज्म, पहला स्टेप ही काम का है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। तो Br2 ब्रेक होके Br+ और Br- में आता है। लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसा है जिसके पास लोन पेयर है। आपको मैंने बिगनिंग में बताया था कि अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर भी हो तो क्या होता है? कार्बोकैटायन नहीं बनता, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। इसे कहते हैं ब्रोमोनियम आयन। क्लोरीन होता तो क्या नाम होता? क्लोरोनियम। तो ऑब्जेक्टिव में यही प्रॉब्लम आनी है, नंबर 1 की इलेक्ट्रोफाइल क्या है, और नंबर 2 इंटरमीडिएट क्या है। क्या कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है? आंसर है नो। ठीक है, तो Br+ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन से कार्बन पे जाता है, नोट कर लें।
बी आर प्लस या इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज गोज टू प्राइमरी कार्बन, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन से कार्बन पे आते हैं? सेकेंडरी। तो इलेक्ट्रोफाइल गोज टू प्राइमरी कार्बन। अब देखो, जैसे आपने आईसीएल लिया, आईसीएल, आईसीएल अगर आपने ले लिया, कहाँ गई वो रिएक्शन? आईसीएल, तो इसमें आयनाइजेशन कैसे होगा? आई प्लस और सीएल माइनस बनेगा, या आई माइनस और सीएल प्लस बनेगा? क्या होना चाहिए बताओ? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सीएल। तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो इलेक्ट्रोफाइल आई प्लस बनेगा, और इलेक्ट्रोफाइल कौन से कार्बन पे जाता है? प्राइमरी पे या सेकेंडरी पे? तो देखो आई किस पे आया? प्राइमरी पे। तो सीएल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हुई अबाउट प्रोडक्ट। नाउ कम टू स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। अब स्टीरियो केमिस्ट्री में मैं बार बार टाइम नहीं लगाऊंगा। मैंने हाइड्रोजनेशन में बहुत डिटेल आपको समझा दिया था, सिन एडिशन का मतलब क्या है। उसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? एंटी एडिशन। सिन एडिशन को दिमाग में रखो, बाकी सारे अपने आप होते जाएंगे। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का ठीक उल्टा करना है। वहां मैंने आपको फिशर प्रोडक्शन बना बना के दिखा दिए थे। तो एंटी एडिशन रिएक्शन है। एंटी एडिशन क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सिस एल्कीन है, अगर आपके पास सिस एल्कीन है, कोई भी हो, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, अगर एंटी एडिशन करते हैं तो आपको पेयर ऑफ थ्रियो इनेंशियोमर्स मिलता है। थ्रियो इनेंशियोमर्स मतलब जिसमें एच अपोजिट हो, बी आर अपोजिट हो। इनको कहते हैं थ्रियो इनेंशियोमर्स। लेकिन अगर ट्रांस एल्कीन है और सिमिट्रिकल है, मतलब ये दोनों ग्रुप मिथाइल है, तो एंटी एडिशन के बाद आपको मीजो कंपाउंड मिलता है। काश भी बेटा पढ़ने पे ध्यान लगाओ। तो एंटी एडिशन के बाद मीजो कंपाउंड बनता है। और आप जानते हैं कि मीजो कंपाउंड की इमेज नहीं बनाते। तो हाइड्रोजनेशन को लिख लिख के प्रैक्टिस करो, सिन एडिशन और रिजल्ट सारे उल्टे कर दो। और मान लो आपके पास अनसिमिट्रिकल एल्कीन है, फिर क्या करोगे? अगर आपके पास अनसिमिट्रिकल एल्कीन है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल है, फिर क्या होगा? अगर एक मिथाइल है, एक इथाइल है, तो क्या मीजो कंपाउंड बन पाएगा? आंसर है नो।
मीजो कंपाउंड नहीं बनेगा, और जब मीजो कंपाउंड नहीं बनेगा तो उसकी इमेज भी बनाना है। उसकी इमेज भी बनाना है। इस पेयर को क्या कहेंगे? इस पेयर को कहेंगे इराइथ्रो एनेंटियोमर्स। तो ये तीन केस पॉसिबल हैं अबाउट एंटी एडिशन। सिस एल्किन में चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, थ्रियो एनेंटियोमर्स ही बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। एडिशन ऑफ डाइईन, सॉरी, एडिशन ऑफ हेलोजन ऑन कंजुगेट डाइईन। ऑन कंजुगेट डाइईन। तो बिल्कुल वही काम करना है जो आपने एच एक्स एडिशन में किया था। Br2 अगर लिमिटेड ऐड करें, वन इक्विवेलेंट लिमिटेड नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो 1:2 एडिशन होगा या फिर 1:4, या तो 1:2 एडिशन होगा या 1:4। जल्दी जल्दी बोलो, मेजर कौन कब बनता है? सारी बातें वही है, रिपीट कर दो। इसको कहते हैं 1:2 एडक्ट, दूसरा नाम डायरेक्ट एडिशन, तीसरा नाम काइनेटिक प्रोडक्ट। और कब बनता है ये? प्रोडक्ट एट लो टेम्परेचर। कितना लो? नेगेटिव में होता है, नेगेटिव में। दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बताओ, सब रिपीट करना है। आगे केमिस्ट्री में कई कई बार रिपीट होगा, ऐसा नहीं कि एक बार, ये दूसरी बार आ रहा है अभी, बट आगे कई बार आने वाला है। इसका नाम क्या है? 1:4 एडक्ट और कंजुगेट एडिशन। कंजुगेट एडिशन और थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट और प्रोडक्ट एट हाई टेम्परेचर। कितना हाई? पॉजिटिव में होना चाहिए। ये सारी बातें वही हैं जो हाइड्रोजनेशन में ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, बिल्कुल रिपीटेड। लेकिन ये ध्यान रखना, ये कंजुगेट डाइईन की बात हो रही है, तो पहले तो पहचानना कि ये कंजुगेट डाइईन है। तो ये बात हुई अबाउट एडिशन ऑफ हेलोजन ऑन सी डबल बॉन्ड सी। नेक्स्ट लिखो, एडिशन ऑफ कार्बीन। एडिशन ऑफ कार्बीन। कार्बीन को इस तरह से लिखते हैं CH2, इसका नाम है मिथाइल कार्बीन। लेकिन दो पॉसिबिलिटी है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है
एक ही ऑर्बिटल के अंदर, तो इसका नाम है सिंगलेट कार्बीन। और अगर ये दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है तो इसका नाम क्या होगा? ट्रिपलेट कार्बीन। बताओ कौन डायामैग्नेटिक कौन पैरामैग्नेटिक? जल्दी बोलो। तो जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो वो कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक। तो ट्रिपलेट कार्बीन पैरामैग्नेटिक और सिंगलेट कार्बीन डायामैग्नेटिक। ठीक है। फर्दर ट्रिपलेट कार्बीन बनती है नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए या गैस फेज चाहिए? ठीक है। और डायामैग्नेटिक किसमें बनती है? पोलर सॉल्वेंट और लिक्विड फेज। तो दो तरह की कार्बीन है, सिंगलेट कार्बीन एंड ट्रिपलेट कार्बीन। एग्जाम में क्लियर लिखा हुआ आएगा कि कौन सी कार्बीन है। जेई और नीट दोनों जगह क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ही आसान होते हैं। फर्दर आप लिख लें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन। तो ये कार्बीन सबसे ज्यादा स्टेबल, और फिर धीरे धीरे करके हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन आप ले लें तो दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे CCl2, और ये स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों कर रहा है इसको? क्योंकि कार्बन सेकंड पीरियड का, फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का, और कार्बन का एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड या एम्प्टी मान लें तो फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल के साथ बेस्ट ओवरलैपिंग करेगा ये। दोनों 2p 2p है, तो 2p 2p में बेस्ट ओवरलैपिंग होगी। इसके बाद 2p 3p, फिर उससे पुअर किसमें? 2p 4p। जैसे जैसे गैप बढ़ता है ओवरलैपिंग पुअर होती है। ठीक है, लिख लिया सबने? तो अब आपको सीधा रिजल्ट ये है कि कार्बीन आपके सामने है एक ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिनके पास लॉन पेयर है। तो क्या ये कार्बोकैटायन बनाएंगे? आंसर है नो। साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाएगा, सीधे साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। कार्बीन डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाएगी। कार्बीन डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होती है। अब यहाँ तो मैंने रेडीमेड कार्बीन दे दी, सबको दिख रही है। कई बार रेडीमेड कार्बीन नहीं देते, तो आपको मालूम होना चाहिए सोर्सेस ऑफ कार्बीन। कार्बीन के तीन सोर्स होते हैं। आपके सिलेबस में कंपटीशन लेवल तक तीन सोर्सेस पे प्रॉब्लम आई हुई है। पहला सोर्स है कार्बीन के लिए CH2N2।
इसको कहते हैं डाईएजोमीथेन। डाईएजोमीथेन को अगर हीट कर दें तो कार्बीन बन जाता है। दूसरा सोर्स है कीटीन, CH2CO, कीटीन। इसको हीट कर दें तो भी कार्बीन बन जाता है। एक में N2 गैस रिलीज होती है, एक में CO, ये डिकम्पोज हो जाता है। तो एक सोर्स है डाइयाजोमीथेन, दूसरा सोर्स हो गया कीटीन, और तीसरा सोर्स है इसका क्लोरोफॉर्म इन एल्कलाइन मीडियम। इससे बनता है डाई क्लोरोकार्बीन। डाई क्लोरोकार्बीन। ठीक है। अब देखो इसका यूज क्या है, कार्बीन का सिंगलेट और ट्रिपलेट का लिखें। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। स्टीरियो केमिस्ट्री, जैसे आपके पास मान लें कि सिस एल्कीन है। सिस एल्कीन आपके पास है, और आपने CH2N2 डाल दिया, हीट कर दिया, और नीचे लिखा हुआ है गैस फेज। मतलब कौन सी कार्बिन की बात हो रही है? सिंगलेट की या ट्रिपलेट की? ट्रिपलेट कार्बिन की। गैस फेज लिखा होगा, समझ लेना ट्रिपलेट कार्बिन की बात हो रही है। तो अगर ट्रिपलेट कार्बिन पे ये ऐड करते हैं हम, ट्रिपलेट कार्बिन पे, तो आंसर ये है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस भी होगा और ट्रांस भी होगा। इसका नाम है सिस 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो सिस भी बनता है और ट्रांस भी बनता है। सिस भी बनता है और ट्रांस भी बनता है, अगर रिएक्शन गैस फेज में लिखी है। और अगर लिखा हो लिक्विड फेज, अगर लिक्विड फेज लिखा है तो सिस से केवल सिस ही बनता है। सिस से केवल सिस बनता है।
लिख लिया सबने? तो मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस नहीं है, इतना ही ध्यान रखें कि गैस फेज में सिस से दोनों बनते हैं और लिक्विड फेज में सिस से सिस ही बनता है। मान लो ये ट्रांस एल्कीन होती तो गैस फेज में दोनों बनते, लेकिन लिक्विड फेज में ट्रांस से क्या बनता? ट्रांस ही बनता है, यहां सिस से सिस बनता है। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ H2SO4। H2SO4 को आप ऐड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ये डबल बॉन्ड है और इसमें H2SO4 ऐड कर दो तो एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, दूसरे कार्बन पे OSO3H जुड़ जाएगा। आप जानते हैं कि H2SO4 से इलेक्ट्रोफाइल आएगा H+, न्यूक्लियोफाइल आएगा HSO4-। इलेक्ट्रोफाइल कौन से कार्बन पे जाता है, प्राइमरी पे या सेकेंडरी पे? आंसर है प्राइमरी पे। तो प्राइमरी पे H जाएगा, सेकेंडरी पे कौन पहुंच जाएगा? HSO4। HSO4 अगर आप ओपन करके देखें तो निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होता है। आप ऐसे रीड करो, OSO3H। ठीक है, बहुत ही आसान रिएक्शन है, एडिशन ऑफ H2SO4। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। तो आपके पास एल्कीन है, ये दो एल्काइल ग्रुप हैं और एक कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है। इसमें आपने O3 ऐड कर दिया, CH2Cl2 सॉल्वेंट, -78 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, आपने ZnH2O डाल दिया या डाई मिथाइल सल्फाइड, इनको डाल दिया। होता क्या है, ये डबल बॉन्ड कंप्लीटली टूटता है। जिस कार्बन पे दो एल्काइल ग्रुप हैं वो कार्बन तो कीटोन में बदल जाएगा, जिस पे दो एल्काइल ग्रुप हैं वो कीटोन में बदल जाएगा, लेकिन जिस पे एक H है वो कार्बोक्सिलिक में बदलता है, COOH। ठीक है, मान लो जिस पे दो H हैं फिर क्या होगा? एक मिनट, सॉरी, ये गलत कर दिया हमने। इसमें ये भी, ये ZnH2O है ना, तो इसमें भी डबल बॉन्ड O ही लगाना है, डबल बॉन्ड O, COH नहीं बनाना। दोनों पे डबल बॉन्ड O लगाना है अगर सेकंड स्टेप में Zn और डाई मिथाइल सल्फाइड है तो। लेकिन अगर सेकंड स्टेप में H2O2 लिखा है तो कीटोन तो बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो एल्डिहाइड बना था वो एसिड में बदल जाता है। एल्डिहाइड किस में बदल जाता है? एसिड में।
अभी मैकेनिज्म से समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों। लेकिन एक और एग्जांपल लिख लें। मान लो किसी कार्बन पे दो एच हैं, फिर क्या होगा? अगर किसी कार्बन पे दो एच हैं, इसे कहते हैं टर्मिनल एल्कीन। कौन सी एल्कीन है ये? टर्मिनल एल्कीन। तो O3 CH2Cl2 सॉल्वेंट, -78 डिग्री पे ये रिएक्शन हो जाती है, ZnH2O। तो इस केस में आपको डबल बॉन्ड तोड़ के दोनों कार्बन पे ऑक्सीजन लगा देनी है। ये बताना तो सबसे आसान काम है। डबल बॉन्ड तोड़ के दोनों कार्बन पे क्या लगा देना है? ओ। लेकिन O3 CH2Cl2 -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और सेकंड स्टेप में H2O2 हो, तो कीटोन तो बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आना। लेकिन जिस कार्बन पे दो एच हैं, वो कार्बन सीधे कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। तो टर्मिनल एल्कीन और H2O2 हो, तो ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है। ये टर्मिनल कार्बन CH2 कार्बन CO2 में आ गया। तो मैकेनिज्म लिखें। लिख लिया सबने ये? तो ध्यान देना, CH2Cl2 सॉल्वेंट है और कोई काम नहीं है इसका। ठीक। तो अब आपके पास कोई एल्कीन है, आपके पास कोई एल्कीन है, इसमें आपने ओजोन डाल दी। ओजोन ऐड हो जाती है इवन -78 पे। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा और इसके अक्रॉस ऑक्सीजन ऐड होगी। इसे कहते हैं मोलोजोनाइड। तो ये कार्बन है सेकेंडरी, ये कार्बन है टर्शरी। ठीक, अब ध्यान दो। ओजोन में ओजोन में दो तरह की ऑक्सीजन होती हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन और एक न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन कौन से कार्बन पे जाएगी? सेकेंडरी पे। न्यूक्लियोफिलिक किस पे जाएगी? टर्शरी पे। अगर प्राइमरी सेकेंडरी होता तो इलेक्ट्रोफिलिक किस पे जाती? प्राइमरी पे। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन भी है, न्यूक्लियोफिलिक भी है, इसलिए ये इंटरमीडिएट बन गया। लेकिन ये पेरोक्साइड बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, इसमें दो पेरोक्साइड बॉन्ड है, और पेरोक्साइड बॉन्ड अपने आप टूटते रहते हैं। तो ये टूट के इस तरह से रीअरेंज हो जाता है।
अब इसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड बना, इसका नाम है ओजोनाइट। ये अपने आप रीअरेंज होता है, इट हैज वन पेरोक्साइड बॉन्ड, अपने आप टूटता है ये। तो मोलोजोनाइड रीअरेंज हो जाता है किसमें? ओजोनाइड में, रीजन वीक पेरोक्साइड बॉन्ड। फिर भी अभी पेरोक्साइड बॉन्ड तो है, तो ये फिर टूटता है, अपने आप ये फिर टूटता है एक्वस मीडियम में। और जब ये ब्रेक होता है पेरोक्साइड बॉन्ड से, तो एक एल्डिहाइड यहां से आप बना सकते हैं, एक यहां से बना सकते हैं, और ये ऑक्सीजन इससे कनेक्ट हो जाती है। तो एक बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ R1 R2, एक बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ R3H, और एक बन जाएगा H2O2। ये टूट जाता है। ठीक है, ये टूट जाता है। अब मुद्दा क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुद एक ऑक्सीडेंट है, ये ऑक्सीडेंट है, इसको कंज्यूम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन यहाँ पे रुक जाए। तो इसको कंज्यूम करने के लिए हम क्या करते हैं? जेड या डाई मिथाइल सल्फाइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं। तो जेड किसका काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का। किसको रिड्यूस कर रहा है? H2O2 को। डाई मिथाइल सल्फाइड किसका काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का। किसको रिड्यूस कर देगा? H2O2 को। H2O2 को रिड्यूस करना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन इसी पॉइंट पे रुक जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपने जेड नहीं डाला, डाई मिथाइल सल्फाइड नहीं डाला, तो क्या होगा? तो ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में बाई H2O2। तो सेकंड स्टेप में अगर H2O2 काम कर रहा है, तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक कार्बन का तो CO2 में जाता है, लेकिन दो कार्बन का एल्डिहाइड, तीन कार्बन का एल्डिहाइड किस में आ जाता है? एसिड में। ठीक है, तो लिख लें R3CHO अगर H2O2 से रिएक्ट कर गया तो क्या बन जाता है? R3COOH। तो H2O2 को कंज्यूम करना बेहद जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि ओजोनोलिसिस रिएक्शन में सारा काम तो ओजोन कर रहा है, रिएक्शन का नाम भी ओजोनोलिसिस है। सी डबल बॉन्ड सी को कौन ब्रेक कर रहा है? ओजोन। फिर जेड का क्या काम है? डाइमिथाइल सल्फाइड का क्या काम है? तो आंसर है, रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम क्या है? H2O2। H2O2 को रिड्यूस करने के लिए जेड डाला जाता है। अगर नहीं ऐड करेंगे तो ओजोनलिसिस तो होगा, लेकिन रिएक्शन एल्डिहाइड पे नहीं रुकेगी। एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा? एसिड में। क्लियर है सभी को? तो ये दो तरह के केसेस हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। अब क्वेश्चंस जितने चाहे बना लो। जैसे मेरे पास ये एल्कीन है, अगर इसमें हमने ऐड कर दिया O3 और सेकंड स्टेप में ZnH2, बार बार सॉल्वेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड तोड़ देना है।
ये तो सबसे आसान है। डबल बॉन्ड ब्रेक करके और दोनों कार्बन पे क्या कनेक्ट कर देना है, ऑक्सीजन, एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि नहीं, O3 और H2O2 को रिएक्ट करने दिया, तो क्या होगा, ये दोनों एल्डिहाइड किस में बदल जाएंगे, दोनों एल्डिहाइड एसिड में चले जाएंगे। आ गया समझ में सबको? तो एल्डिहाइड पे फिर रिएक्शन नहीं रुकने वाली, एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा, एसिड में। मान लो ये है आपके पास, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो इसमें अगर आप O3 और फिर इसके बाद डाई मिथाइल सल्फाइड ऐड कर दें तो ठीक है। डबल बॉन्ड तोड़ के दोनों कार्बन पे क्या कनेक्ट कर दो, दोनों कार्बन पे ऑक्सीजन कनेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर डाइमिथाइल सल्फाइड नहीं है तो क्या मिलेगा, तो कीटोन तो जैसा था वैसा ही रहेगा, कीटोन में चेंज नहीं आएगा। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। समझ में आ गया सबको? अब ये रिएक्शन बहुत ही यूजफुल रिएक्शन है, और इस रिएक्शन की हेल्प से आप एल्कीन के स्ट्रक्चर बता सकते हो, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। जैसे अगर आपसे कहें कि कोई एल्कीन है, हमें नहीं पता कौन है, लेकिन ये मालूम है कि ओजोनोलिसिस के बाद प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन बन रहा है। बताओ एल्कीन क्या कौन सी होगी, प्रोपेनल में कितने कार्बन है, 3। प्रोपेनोन में कितने कार्बन है, 3। इसका मतलब एल्कीन 6 कार्बन की होगी, और क्या करना होगा, ध्यान दो, ये ऑक्सीजन हटा के और इसका कार्बन 3 और इसके कार्बन 2 के बीच क्या बना दो, डबल बॉन्ड, बस हो गया। एक का कार्बन 3, एक का कार्बन 3 और एक का कार्बन 2, उनके बीच क्या बना देना है, डबल बॉन्ड। तो अगर आपको प्रोडक्ट दे दिया जाए तो आप क्या बता सकते हैं, एल्कीन कौन सी है। समझ में आया कि नहीं? कोई भी एल्कीन के बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट लिखो। अगर आपसे कहें कि कोई एल्कीन है जिसके ओजोनोलिसिस के बाद साइक्लोहेक्सेनोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, बताओ एल्कीन कौन सी। तो आंसर है एल्कीन होगी जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन गया, उसको डबल बॉन्ड CH2 करके ऐड कर दो। तरीका समझ में आ गया सभी को? तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन की हेल्प से
आप एल्कीन का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट रिएक्शन, डायल्स एल्डर रिएक्शन। क्या इसको कहते हैं 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 4+2 साइक्लो एडिशन। इसमें होता क्या है, एक कंजुगेट डाइईन आपके पास होगी और एक सिंपल एल्कीन आपके पास होगी। 1 2 3 4, इसको मैं कह देता हूं 5, ये 6 और ये 7। एक कंजुगेट डाइईन, एक कंजुगेट डाइईन चाहिए और एक सिंपल एल्कीन चाहिए। तो क्या होता है, इनके अक्रॉस एडिशन हो जाता है। ये 1 2 3 4 5 6 7, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच दिखता है, ये बन जाता है। मतलब ये डबल बॉन्डेड कार्बन 1 और 4 पे ऐड हो जाते हैं। मतलब क्या, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंजुगेट डाइईन में रेजोनेंस होता है। हमें मालूम है कंजुगेट डाइईन में क्या होता है, रेजोनेंस। और इस रेजोनेंस की वजह से एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बनता है और एक न्यूक्लियोफिलिक। एक कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक बनता है और एक कार्बन न्यूक्लियोफिलिक। आप बताओ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन का बॉन्ड किसके साथ बनेगा, प्राइमरी कार्बन के साथ या सेकेंडरी के साथ? प्राइमरी के साथ। तो ये फोर्थ कार्बन 5 के साथ बॉन्ड बनाएगा और फर्स्ट कार्बन किसके साथ बनाएगा, सेकंड के साथ। ये बिल्कुल ओजोन जैसा ही है, जिसमें एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक थी, दूसरी ऑक्सीजन क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक। तो कंजुगेट डाइईन में एक कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बनता है और एक कार्बन न्यूक्लियोफिलिक, इसलिए वो डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाते हैं। बिल्कुल आसान है। अब अगर आपसे कहें कि आपके पास ये है, मान लो ये कंजुगेट डाइईन है, और दूसरी एल्कीन ये है, इनके बीच रिएक्शन हो रही है, तो डरना नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 4। ठीक है। और ये हो गया आपके लिए, किसी को भी 5 किसी को भी 6 कर दो, फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है, सिमिट्रिकल है। तो इसको मैंने 5 कह दिया, इसको 6 कह दिया। आपको क्या करना है, कार्बन नंबर 5 और 6 को कनेक्ट कर देना है। किस पे कनेक्ट कर देना है 5 और 6 को, 1 और 4 पे। ये बन जाएगा। आप ध्यान से देखें, तो मैंने क्या किया, 5 और 6 को कनेक्ट कर दिया किसके अक्रॉस, किसी को भी 5 6 कह सकते हैं, दोनों सेम ही है। और ध्यान रहे डबल बॉन्ड माइग्रेट करके बीच में आ जाएगा। क्यों आता है बीच में, उसका रीजन आपने लिख ही लिया। ये देखो, रेजोनेंस की वजह से जहां डबल बॉन्ड नहीं था वहां पहुंच गया कि नहीं। तो डबल बॉन्ड बीच में क्यों आएगा, उसका रीजन ये सामने लिखा हुआ है।
तो डबल बॉन्ड किसके बीच में आ जाएगा? 2 और 3 के बीच में। तरीका समझ में आ गया सबको? तो ये है डायल सेल्डर रिएक्शन। नेक्स्ट लिखो, ऑक्सीडेशन बाई KMnO4। तो अगर किसी रिएक्शन में लिखा है हॉट एंड कंसंट्रेटेड KMnO4 और हीट लिखी है, इसके वही प्रोडक्ट बनेंगे जो जो ओजोन का H2O2 के कॉम्बिनेशन के साथ बन रहे थे, सेम बिल्कुल। सेम बिल्कुल। ठीक है। कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 हो तो उसे कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। किसको कहते हैं बेयर्स रिएजेंट? कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 को। और इस रिएक्शन का यूज करते हैं टेस्ट फॉर एल्कीन। KMnO4 पर्पल कलर का होता है और इसका पर्पल कलर डिसअपियर हो जाता है जब एल्कीन के साथ इसकी रिएक्शन होती है, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 की। तो इसका पर्पल कलर डिसअपियर हो जाता है और इथेन 1,2 डाइऑल बन जाता है। इथेन 1,2 डाइऑल, इसको ग्लाइकॉल भी कहते हैं। और ये बहुत बढ़िया एंटी फ्रीज होता है। एंटी फ्रीज मतलब वाटर की फ्रीजिंग को रोकता है। वाटर की फ्रीजिंग को रोकता है ये। तो इस रिएक्शन में कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 का पर्पल कलर डिसअपियर हो जाता है। तो ये टेस्ट है एल्कीन के लिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि सिन एडिशन रिएक्शन है। सिन एडिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि अगर बेयर्स रिएजेंट डाल दें तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH सेम साइड बनते हैं। ये मीजो कंपाउंड मिल जाएगा आपको। और आप जानते हैं कि मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। तो ये सिन एडिशन रिएक्शन है। अभी हमने हेलोजिनेशन लिखा था, एंटी एडिशन। ये सिन है, मतलब वो सारे रिजल्ट उल्टे कर दो। तो इसको कंप्लीट कर लो, फिर फ्री करता हूं। जैसे आपके पास सिमिट्रिकल एल्कीन है और सिस है। सिमिट्रिकल भी है और सिस भी है। अगर बेयर्स रिएजेंट डाल दें कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, आंसर है मीजो कंपाउंड बनेगा, क्योंकि रिएक्शन सिन एडिशन है। लेकिन
अगर सिस एल्कीन है बट अनसिमेट्रिकल है तो सिस ही बट अनसिमेट्रिकल, तो मीजो नहीं बनेगा। क्या बनेगा? पेयर ऑफ इराइथ्रो एनेंशियोमर्स, इसकी इमेज भी बनाएंगे। किसकी इमेज नहीं बनाते? मीजो कंपाउंड की इमेज नहीं बनाते। इसे पेयर को कहते हैं इराइथ्रो एनेंशियोमर्स। इराइथ्रो एनेंशियोमर्स। तो सिस सिमेट्रिकल है तो मीजो बन जाएगा, सिस फॉर्म में अनसिमेट्रिकल है तो इराइथ्रो। लेकिन ट्रांसफॉर्म सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांस एल्कीन सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों, कौन सा प्रोडक्ट देंगे बेयर्स रिएजेंट्स रिएक्शन के बाद? पेयर ऑफ थ्रियो एनेंशियोमर्स। तो अगर आप एक केस याद रख पाए सिन का या एंटी का, तो बाकी अपने आप सोच सोच के लिख सकते हो। इसको कहते हैं थ्रियो एनेंशियोमर्स। ठीक है। और बेयर्स रिएजेंट के इक्विवेलेंट, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 के इक्विवेलेंट कौन होता है? लिख लो। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड एक्वस NaHSO3। सेम प्रोडक्ट बनते हैं, सेम, बिल्कुल सेम स्टीरियो केमिस्ट्री, सेम प्रोडक्ट सेम स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक। हेडिंग डालो, अगली क्लास में कवर करेंगे इसको। एडिशन ऑफ परऑक्सी एसिड। एडिशन ऑफ परऑक्सी एसिड अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे अल्काइन।